फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीडीपी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए ये जो मैंने आपका क्वेश्चन पेपर लिया है ये आपका 13 जनवरी का है, जो आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत किस समय से होती है। तो देखिए जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है आपका, जीवन भर चलने वाली है, गर्भधारण के समय होता है, जीवन भर चलने वाली है, जन्म के समय होता है, बचपन के दौरान होने वाली है, गर्भधारण में होता है, या फिर बचपन के दौरान होने वाली और जन्म के समय होती है। तो देखिए जो विकास होता है आपका वो क्या होता है, वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और कब से शुरू हो जाती है, तो वो आपकी कंसेप्शन से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विकास है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और वो कब से शुरुआत हो जाती है उसकी, तो वो हो जाती है आपके गर्भधारण से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन है गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए जब बच्चा गेंद को पकड़ता है तो उससे पहले या तो बच्चे के अंदर कौन सी मोटर स्किल होनी चाहिए, ड्रॉस स्किल। ठीक है, कोई सी क्या मैच्योरिटी उसके अंदर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, कोई भी गतिक कौशल जो है वो बच्चे के अंदर होना चाहिए। अब देखिए जो सीखना है वो विकास पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है आपके डेवलपमेंट पे। ठीक है, जो लर्निंग होती है वो डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। ए और आर आपके दोनों सही हैं, और जो आर है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध हैं। तो देखिए समाजीकरण जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो समाजीकरण आपकी कैसी प्रक्रिया, सरल होती है, जटिल होती है, या फिर जटिल होती है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, या फिर महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए नहीं है तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए जो सोशलाइजेशन होता है वो आपका क्या होता है, तो सोशलाइजेशन जो होती है वो आपकी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उनमें निगनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। मतलब हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती, लेकिन जो कंक्रीट प्रॉब्लम्स है वो बच्चे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कब होता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। तो देखिए बच्चे में जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो बच्चे के अंदर कब आती है, तो देखिए वो आती है आपकी जब बच्चा क्या होता है, देखिए जो बच्चे के अंदर अर्थपूर्ण अधिगम आता है वो कब आता है, जब बच्चे क्या करते हैं, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज से। ठीक है, जब बच्चा खुद से करके सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण में संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। चरण सार्वभौमिक है, यह हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखिए कौन सा है जो आपका गलत है। तो देखिए एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। और नेगेटिव ही इन्होंने आपसे पूछा था। ठीक है, नेगेटिव ही इन्होंने आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। तो देखिए कोलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है उसके पूर्व पारंपरिक स्तर जो प्री कन्वेंशन लेवल है उसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है, या फिर स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका
आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है या फिर घटती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका फैसिलिटेट होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी, सुसाधित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए जो सीखना है व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन पर निर्धारित होता है, या फिर सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडार शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना है वो सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। तो देखिए जो अंतःवैयक्तिक इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस होती है उसमें क्या शामिल होता है, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ताल लय स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट ताल स्वरों और लय के बीच अंतर करने की क्षमता, जिसे पहचानने में अन्य चक्र चूक सकते हैं। ठीक है, अन्य चूक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना क्या होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है। तो देखिए एक शहर को डिजाइन करने वाले और जटिल चित्र पर काम करने वाले कौन से होते हैं आपके, उनके अंदर पाई जाती है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल बुद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो आपका होता है, बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चे कोई भी स्वायत्त ना हो, विषयों को खंडित रूप से संगठित करती है, जिससे विषयों का कोई भी पारस्परिक संबंध ना हो, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है, फिर जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। देखिए ये ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए इस चीज़ से किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, आपका जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है, छात्र को परिभाषा पढ़ने के लिए कहकर, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर, छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए, देखिए कॉपी करने के लिए आपको नहीं बोलना, छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने के लिए कहकर, ये भी रट्टाफिकेशन आपको नहीं कराना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें, चर्चा को हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित आपको नहीं करना। ठीक है, असहमति के प्रति असहिष्णुता रहे, ये भी आपका गलत है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को एम्फेसाइज करें, ये भी आपका गलत है। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग को एम्फेसाइज करना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल है, भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, या फिर योग्यता और विकलांगता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, यहाँ पर
चारों ही जो आपके ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण नीति नहीं है। देखिए नहीं है आपसे पूछ रहे हैं, तो देखिए कौन सी जो है वो आपकी नहीं है। तो देखिए सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना, उनके लिए ट्यूशन, घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य बनाना, या फिर बार बार अभ्यास के माध्यम से स्कूली ज्ञान के पुनरुत्थान पर ध्यान देना। तो देखिए बार बार आप क्या करेंगे, ड्रिल बच्चे को नहीं करानी है। ठीक है, बच्चे को ड्रिल नहीं करानी है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो भी आपका क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य ये बताना, तो ये भी आपका नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही क्या है, आपके ऑप्शन 3 और 4 दोनों ही आपके क्या है, यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों ही क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कोई सा भी आंसर आपका यहाँ पर सही हो सकता है। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना आपका बिल्कुल सही है। स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना ये भी आपका गलत है। देखिए ये भी आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या है आपसे, या तो पॉजिटिव पूछा हो, एक सेकेंड इंग्लिश में देखते हैं, आपका नॉट ही पूछा है। देखिए नॉट ही इन्होंने पूछा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आपके 3 पॉइंट्स आपके बिल्कुल नेगेटिव हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स जो है वो आपके बिल्कुल नेगेटिव हैं। यहाँ पर इनको क्या नहीं वाला नहीं पूछना चाहिए था, पॉजिटिव इनको पूछते तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव पूछे, नेगेटिव आपके 3 हैं। ठीक है, इन तीनों में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किस चीज़ के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको गणितीय अवधारणाओं में, तो वो होती हैं आपकी डिस्कैलकुलिया। क्या होता है आपका, गुणज वैकल्य है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया, जिसमें आपको क्या होता है, गणितीय अवधारणाओं को और गणनाओं को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है। तो देखिए दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक कौन सी है, बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट, वाकचलित कंप्यूटर, कैलकुलेटर या फिर आवर्धक लेंस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका वाकचलित कंप्यूटर। क्या होगा आपका, वाकचलित कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं वॉइस, देखिए वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर। ठीक है, वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो देखिए रचनात्मक बच्चों की जो विशिष्ट पहचान होती है उनकी विशेषताओं में क्या चीज़ शामिल है, विचारों का लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता, उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, सरल कार्यों और कम जोखिम वाले कार्यों को करने के लिए वरीयता, या फिर अभिसारी सोच और सोच में स्थिरता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, विचारों का लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए कई तरीके महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रतिनिधित्व, क्रिया, संलग्नता या फिर नामीकरण। तो देखिए लेबलिंग तो आप नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो मल्टीपल वेज होते हैं आपके, इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर आपका एंगेजमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्शंस भी आपके सही है, रिप्रेजेंटेशन भी आपकी सही है, क्रिया। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ लेबलिंग आपका गलत है, उसके अलावा आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपके बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए एंगेजमेंट भी बच्चे की सही है, रिप्रेजेंटेशन भी होती है। ठीक है, क्रिया भी आपकी, एक्शंस भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके तीनों में से कोई सा भी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों में बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। तो देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किस प्रकार की शिक्षा या समकालीन नीतियों को बच्चों के कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है, समालोचनात्मक चिंतन, स्मरण और पुनरुत्थान, परीक्षा के लिए सीखना या फिर रटना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं करना चाहिए आपसे पूछ रहे हैं, अन्वेषण और प्रयोग, परासंज्ञान, चर्चा और बहस, निष्क्रिय श्रवण। देखिए निष्क्रिय श्रवण आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो देखिए
कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेगेटिव इन्होंने पूछा तो नेगेटिव ही आपको मिल गया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए। तो देखिए छात्रों की विफलताओं को किस तरह आप समझ सकते हैं, छात्रों की कमज़ोर शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंबन करके, शिक्षक की कमज़ोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन करके, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है, या फिर समुदायों का मुद्दा क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह एक ही स्कूली तंत्र में शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछा है कि छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक व्यवस्थात्मक मुद्दा जिसमें स्कूल की शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे सहन सिद्धांत के वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि उनकी सोच बड़ों से काफ़ी नीच होती है, वे पोरी पट्टी हैं, वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, या फिर उनकी सोच अतार्किक और तर्कहीन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो क्या है, वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाया जाता है। तो देखिए पश्चिमगामी युक्ति का संचालन, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय या फिर अनुरूपी चिंतन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो होता है आपका रेस्पॉन्स सेट। क्या होता है आपका रेस्पॉन्स सेट। ठीक है, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तो वो होता है आपका रेस्पॉन्स सेट, अनुक्रिया समुच्चय। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने का तरीका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। देखिए आपका बिल्कुल गलत है, आपको एनकरेज करना है ना कि हतोत्साहित, उनको डिस्करेज करना है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए जो कॉग्निटिव जो आपके अंदर क्षमताएं होती हैं उनका विकास जो है वो समस्या समाधान में बाधा डालता है, बाधा नहीं डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही आपके क्या है यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है आपका, शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिससे क्या, कैसे और कब सीखना है। देखिए शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती है। देखिए तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कि उनको स्वनियमन करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। मध्य विद्यालय के बच्चों को आप ये चीज़ें विस्तार से बताओगे, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ए और आर आपके क्या है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ए और आर आपके क्या है, दोनों ही गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, योग्यता को और असफलता को किस रूप में सोचना छात्रों के लिए अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए स्थिर तो यहाँ पर आपका होगा नहीं। ठीक है, जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, आपकी वृद्धिशील होनी चाहिए। ठीक है, असफलता को अपमानजनक नहीं, सीखने का अवसर मानना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सीखने का अवसर मानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। तो देखिए कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र की आयु, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ, या फिर छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।